बूढ़े बैठे हैं, 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के। एक बार ही गया था मैं इनके बीच में, आंखों में आंसू आ गए। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन लोगों को आप भी बधाई दीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सारे डॉक्टर्स का जो 24 घंटे हम लोगों के ऊपर सेवा कर रहे थे, हम लोगों के साथ थे। ये अपना क्लिनिक बंद करके, अपना अस्पताल बंद करके 24 घंटे हम लोगों की सेवा कर रहे थे। मैं शुक्रगुजार हूं नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर्स का, रण सिंह आर्या जी का, देवेंद्र जी का, डॉक्टर बिष्ट का। इन सब लोगों ने हमारी बहुत सेवा की है। मैं शुक्रगुजार हूं उन सारे वॉलंटियर्स का जो 24 घंटे, कई लोग तो बिना सोए रात दिन जागकर इस पूरी व्यवस्था के अंदर लगे हुए थे। मैं शुक्रगुजार हूं मीडिया का। मीडिया के ये सारे साथी आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। पिछले 1.5 साल से ये लोग 24 घंटे धूप में, बारिश में हम लोगों का साथ देते हैं। और सबसे ज्यादा बधाई देता हूं मैं नितिन को। एक जोरदार तालियों के साथ नितिन जरा खड़े हो जाएं। तो ये रीढ़ की हड्डी है इस पूरे आंदोलन की। पूरी टीम का हम शुक्रगुजार हैं। साथियों, आज 10 दिन की तपस्या पूरी हुई। आंदोलन का एक चरण समाप्त हुआ। आंदोलन अब दूसरे चरण में जा रहा है। जैसा मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि ये मेरा पहला अनशन था। पहली बार मैं भूखे बैठा था। पहली बार पता चला कि भूख क्या होती है। जब आप भूखे रहते हैं तो किस तरह से आपका शरीर आपसे बातचीत करता है। आपका पेट आपसे बातचीत करता है, आपके हाथ आपसे बातचीत करते हैं, आपके पैर आपसे बातचीत करते हैं। पहली बार उन लाखों किसानों की, जो किसान रोज भूखे पेट सोते हैं इस देश के अंदर, उनकी पीड़ा को महसूस करने का मौका मिला मुझे। किसी भी आंदोलन में कई चरण आते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी एक जन लोकपाल कानून की मांग को लेकर। हमें ऐसा लगता था कि अगर लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतर आए तो सरकार डर जाएगी। सरकार को लगेगा कि अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हम वोटों में हार जाएंगे। पिछले साल अगस्त के महीने में लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतरे। करोड़ों लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। हमें तो पूरी उम्मीद थी कि सरकार मानेगी। लेकिन क्या हुआ? उसके बाद कई राज्यों के अंदर चुनाव हुए। सरकार एक के बाद, जो रूलिंग पार्टी है, यूपीए, कांग्रेस है, एक के बाद एक राज्यों में हारती गई, लेकिन जन लोकपाल बिल कानून पास नहीं किया। हमने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लोग वोटों में हार रहे हैं और फिर भी लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे। तो हमें लगने लगा, हमें समझ में आया कि मंत्रिमंडल के अंदर ये 15 भ्रष्ट मंत्री बैठे हैं। अगर ये आज लोकपाल बिल पास कर दें तो कल इन लोगों को जेल हो जाएगी। इसलिए ये लोग लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे। तो हम लोगों ने मंत्रिमंडल के शुद्धिकरण की लड़ाई शुरू की। पिछले कुछ महीनों से मंत्रिमंडल के शुद्धिकरण की ये लड़ाई चल रही है। हमने कहा इनकी जांच कराओ, इन पे मुकदमे चलाओ और जो जो दोषी हैं उनको जेल भेजो। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानी। अब ये धीरे धीरे लगने लगा
कि मंत्रिमंडल का शुद्धिकरण भी नहीं होगा जब तक इस पूरी की पूरी सत्ता को और सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं दिया जाएगा और व्यवस्था पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आंदोलन अब तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक बहुत बड़ा दिन है जब ये आंदोलन जन लोकपाल बिल की लड़ाई से आगे बढ़कर संपूर्ण क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। कल कुछ साथी आए थे मेरे पास, कहते हैं आपने सरकार के सामने घुटने टेक दिए। मैंने कहा सरकार के सामने घुटने नहीं टेके। आज तक हम लोग सरकार के सामने प्रार्थना करते रहे, अनशन करते रहे, अपने शरीर को तड़पाते रहे और उनसे विनती करते रहे कि आप जन लोकपाल बिल पास कर दीजिए। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये सरकार विनती करने से और प्रार्थना करने से और शरीर को तड़पाने से नहीं मानने वाली। अब तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मैंने उनको समझाया कि एक छोटी लड़ाई से बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की तरफ, और अब हमें उसकी तैयारी करनी है। ये आंदोलन, जैसा गोपाल भाई ने बताया, अब सड़क से आगे चलकर संसद के अंदर अब आंदोलन होगा। संसद को आंदोलित करना है, संसद का शुद्धिकरण करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सड़क का आंदोलन बंद हो जाएगा। अब आंदोलन सड़क पे भी होगा और संसद के अंदर भी होगा, दोनों जगह आंदोलन होगा। हमारा मकसद सत्ता लेना नहीं है, हमारा मकसद है कि संसद के अंदर जाकर जो सत्ता केंद्रित हो गई है उस सत्ता को इस देश के गांव-गांव, शहर-शहर और हर व्यक्ति के पास पहुंचाना। सत्ता को यहां से, दिल्ली से खत्म करके इस देश के हर गांव तक पहुंचाना। सत्ता लेने नहीं, सत्ता को वहां से हटाकर जनता को देने के लिए जाना है अब हम लोगों को। साथियों, ये पार्टी नहीं, ये आंदोलन होगा। कैसे? यहां पे कोई हाईकमांड नहीं होगा कि एक हाईकमांड ने एक एयर कंडीशनड कमरे में बैठ के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया। जनता कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेगी। यहां पे एयर कंडीशनड कमरे में बैठकर एक घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो जारी नहीं होगा। हम किसानों के बीच में जाएंगे, सारे देश में घूमेंगे, किसानों से पूछेंगे आपकी क्या समस्याएं हैं, और किसान घोषणा पत्र बनाएंगे कि किसानों की समस्याएं क्या है और उनके समाधान क्या है, किसान बताएंगे। युवाओं के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे वो बेरोजगार क्यों हैं, जब वो नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो उनको रिश्वत क्यों देनी पड़ती है। युवाओं के बीच में जाकर युवा अपनी समस्याएं और अपना समाधान खुद बताएंगे। हम पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से उनकी समस्याएं और समाधान पूछेंगे। इस देश की जनता इस पूरे आंदोलन का घोषणा पत्र बनाएगी। इस पार्टी का ढांचा दूसरी पार्टियों की तरह नहीं होगा। इस पार्टी का ढांचा क्या होना चाहिए, इस आंदोलन का ढांचा क्या होना चाहिए, ये भी सभी सुझाव आप लोग देंगे। जो आप लोग कहेंगे, जो जनता कहेगी, वही ढांचा इस पूरे आंदोलन का होगा। हमारा मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं है, हमारा मकसद है आज से, आज की राजनीतिक व्यवस्था को, इन सारी पार्टियों को कदम कदम पर चुनौती देना। जो डोनेशन हम लोगों के पास आएंगे, जो चंदा हम लोगों के पास आएगा, उसे हम तुरंत वेबसाइट पे डाल के जनता को बता देंगे और फिर दूसरी पार्टियों को चुनौती देंगे कि तुम्हारे में दम है तो तुम भी बता के दिखाओ। हमारे जितने खर्चे होंगे, हम तुरंत उन सारे खर्चों को हम वेबसाइट पे डाल देंगे
किस रैली में कितने खर्चे हुए, किस यात्रा में कितने खर्चे हुए, और फिर इन पार्टियों को चुनौती देंगे कि तुम भी अपनी रैली के खर्चों को बताओ और बताओ कि लोगों को अपनी रैली में लाने के लिए कितना पैसा खर्च किया था और अपनी हेलीकॉप्टर की यात्राओं के अंदर कितना पैसा खर्च करते हो। हमारे आंदोलन के अंदर कैंडिडेट्स का चयन जनता करेगी और जब इनके कैंडिडेट्स का चयन हाईकमांड करेगी तो हम इनसे चुनौती देंगे कि अगर हिम्मत है तो तुम भी जनता के बीच में जाओ और जनता से अपने कैंडिडेट्स का चयन करवाओ। हमारे आंदोलन का घोषणा पत्र जनता बनाएगी, लेकिन जब इनका घोषणा पत्र पार्टी हाईकमांड बनाएगा तो हम इन्हें चुनौती देंगे कि अगर हिम्मत है तो जनता के बीच में जाकर अपना घोषणा पत्र बनाओ। हमारा मकसद है इस पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देना। साथियों, इतने सारे लोग पिछले साल अगस्त के महीने में लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतरे। आप भी आज इतनी भारी तादाद में यहां मौजूद हैं। मुझे लगता है इसमें 90% से ज्यादा लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि ये लोकपाल बिल है क्या, लेकिन यहां पर हर आदमी एक सपना लेके आया है। हर आदमी की आंखों के अंदर एक सपना है। जब कोई पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उसे लगता है अगर अन्ना आंदोलन के अंदर जाऊंगा तो शायद भविष्य में एफआईआर दर्ज होनी चालू हो जाएगी। यहां पर हर आदमी एक सपना लेकर आया है, एक सुनहरे भारत का सपना, एक ऐसे भारत का सपना जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जहां पर महंगाई नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, अशिक्षा नहीं होगी। ऐसे भारत का सपना हर आदमी लेकर आया है। आज हमारे देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि शरद पवार जी किसानों को 800 रुपए क्विंटल की गेहूं के दाम देते हैं और ऑस्ट्रेलिया से 1400 रुपए क्विंटल के भाव से गेहूं मंगवाते हैं। तो अपने किसानों को 1400 क्यों नहीं दे देते? ऑस्ट्रेलिया के किसानों को 1400 देते हैं, अपने भारत के किसानों को 800 रुपए देते हैं। अब ये व्यवस्था नहीं चलेगी। हमारे देश के किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए। हमारे देश के किसानों को कम से कम इतना पैसा तो मिले कि वो अपना पेट भर लें, अपने बच्चों को पढ़ा लें और गर्व से सीना चौड़ा करके इस अच्छी जिंदगी जी सकें। किसानों की जमीनें छीनी जाती हैं, उनसे कौड़ियों के भाव जमीनें छीनकर ये वो सारी जमीनें बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं, बिल्डरों को दे देते हैं और उनसे रिश्वत ले लेते हैं। सारा देश कह रहा है कि अंग्रेजों के जमाने का 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट खत्म किया जाए। तो क्यों नहीं होना चाहिए ये? अगर सारा देश कह रहा है तो होना ही चाहिए। कल अन्ना जी ने कहा कि जब तक ग्राम सभा ना कहे, ग्राम सभा का मतलब पंचायत नहीं होता, पंचायत में तो सरपंच भ्रष्ट हो जाते हैं। ग्राम सभा का मतलब सारे गांव के लोगों की खुली बैठक। जब तक ग्राम सभा ना कहे तब तक उस गांव के लोगों की जमीन नहीं छीननी चाहिए। संसद और विधानसभा को गांव के बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमारे गांव के कानून हमारे गांव के अंदर बनेंगे, हमारे गांव के लोग बनाएंगे। ऐसी व्यवस्था की तरफ हम लोग बढ़ना चाहते हैं। तो हम किसानों के बीच में जाएंगे और किसानों से उनकी समस्याएं और उनके समाधान के बारे में बातचीत करेंगे। आज हमारे युवा डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं? ऐसी शिक्षा से क्या फायदा जो इस देश के अंदर केवल बेरोजगारों को पैदा कर रही है? गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा के दो मकसद होते हैं। एक तो ये
कि वो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनाए, और दूसरा ये कि वो उस आदमी को रोजगार के लायक बनाए। क्या आज हमारी शिक्षा अच्छा इंसान बनाती है? क्या आज हमारी शिक्षा अच्छा इंसान बनाती है? क्या आज हमारी शिक्षा रोजगार के लायक बनाती है हम लोगों को? तो फिर ऐसी शिक्षा से क्या फायदा? आज नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए इतना भारी डोनेशन देना पड़ता है। ये शिक्षा है कि दुकानें खुली हुई हैं? शिक्षा के नाम पर स्कूल और कॉलेजों में दुकानें खुली हुई हैं। ये सब बंद होना चाहिए। देश के लोगों के साथ बैठकर ये निर्णय लिया जाएगा, ये चर्चा की जाएगी कि हमारे देश के अंदर किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। ये सारा हम लोगों के घोषणा पत्र में होना चाहिए। आज आप सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज कराने के लिए जाते हैं तो बदसलूकी की जाती है, बेइज्जती की जाती है, डॉक्टर इलाज नहीं करता है, दवाइयां नहीं दी जाती है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे सरकारी अस्पताल वर्ल्ड क्लास अस्पतालों के बराबर हों, ताकि कोई भी आदमी गरीब और अमीर वहां पर जाकर अपना फ्री में इलाज करा सके। इसके बारे में भी जनता के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। साथियों, अब यह देश दिल्ली से नहीं चलेगा। जैसे पहले अंग्रेज लंदन से पूरी हुकूमत चलाते थे, अब ये काले अंग्रेज दिल्ली में बैठकर पूरे देश को चलाते हैं। अब ये देश दिल्ली से नहीं चलेगा। हर गांव स्वतंत्र होगा, हर गांव निर्णय लेगा अपने गांव के बारे में। अगर किसी गांव के अंदर स्कूल नहीं है तो वो गांव अपने पंचायत के फंड से स्कूल बनाने के लिए स्वतंत्र होगा। उसे किसी स्कूल डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। गांव के लोग बैठे और वो तय करें कि हमें स्कूल बनवाना है और वो स्कूल बनवा लें। टीचर की भर्ती करनी है तो गांव के लोग बैठे और तय करें कि हमें टीचर चाहिए तो टीचर की भर्ती कर लें। अगर कोई किसान आत्महत्या के कगार पर पहुंचता है तो गांव के लोग बैठकर उसकी मदद कर सकते हैं। उसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आने के रिलीफ पैकेज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, हमारे राजनीति में जाने का एक ही मकसद है। ये राजनीतिक विकल्प ऐसा होगा जो दिल्ली के सत्ता के केंद्र को ध्वस्त करके इस सारी की सारी सत्ता को इस देश के हर गांव, हर शहर और हर नागरिक तक पहुंचाएगा। हमें भारत को सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष बनाना पड़ेगा। आज हर पार्टी सेक्युलरिज्म की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, लेकिन इन्हीं पार्टियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया है। हमारा दफ्तर सुंदर नगरी में है। सुंदर नगरी एक झुग्गी बस्ती है दिल्ली के अंदर। वहां पर हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। मैं कई मुसलमान भाइयों के घर जाता हूं ईद के दिन, दिवाली के दिन वो हमारे घर आते हैं। इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये पार्टियां हम लोगों को डिवाइड करती हैं, ये पार्टियां हम लोगों को लड़ाती हैं। अगर आगे कोई भविष्य में पार्टी या कोई नेता ऐसी हिम्मत करे तो उस नेता को तुरंत जेल के अंदर डाल देना चाहिए और उसके साथ सख्ती से बरता जाना चाहिए। हर धर्म और हर जाति के लोग इस देश के अंदर गर्व से सीना चौड़ा करके जी सकें। ये लोग कह रहे हैं, कल से कांग्रेस कह रही है कि हमें तो पहले से ही पता था इन लोगों की राजनीतिक मंशा है। मैं कांग्रेस को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि अगले 1.5-2 साल के अंदर अगर ये सरकार जन लोकपाल कानून, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट और ग्राम सभा का कानून पारित कर दे, हमें राजनीति में जाने में कोई शौक नहीं, हम वापस ले लेंगे अपना कदम। तो साथियों,
जैसा मैंने कहा कि ये सारा का सारा राजनीतिक विकल्प आप लोगों के साथ मिलकर बनाया जाएगा। आप लोगों के सुझाव चाहिए हम लोगों को। जितने लोग यहां आए हैं, आपका भारत का क्या सपना है, आप क्या सोचते हैं, हमें लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर किस तरह के बदलाव की जरूरत है, आप हमें अपने सुझाव जरूर भेजिएगा। हम चरित्रवान कैंडिडेट्स को कैसे सेलेक्ट करें, इस बारे में अगर आपके सुझाव हैं, आप जरूर भेजिएगा। चुनने के बाद ये कैंडिडेट भ्रष्ट तो नहीं हो जाएंगे, इसके बारे में अगर आपके सुझाव हैं तो जरूर लिखिएगा। इस पार्टी का नाम क्या होना चाहिए, ये भी आप सुझाव दीजिएगा। और एक बहुत जरूरी चीज है, अब इस पूरे के पूरे आंदोलन के अंदर कार्यकर्ताओं की फौज जरूरत पड़ेगी। जो जो लोग कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, आप हम लोगों को जरूर लिखिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है indiaagainstcorruption.2010@gmail.com और हमारा पता है A119 कौशाम्बी गाजियाबाद 2010। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमारा ईमेल एड्रेस है indiaagainstcorruption.2010@gmail.com। हमारा पता है A119 कौशाम्बी गाजियाबाद 2010। साथियों, मुझे लगता है ये आखिरी मौका है। जयप्रकाश आंदोलन के बाद 30 साल के बाद ये मौका आया है। अगर इस मौके को हमने खो दिया तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि मेरी जिंदगी में दोबारा मौका आएगा। आर या पार की लड़ाई है, इस मौके को खोना नहीं है। इसीलिए मैं इस देश के सभी आंदोलनों, सभी संगठनों, सभी संस्थाओं को आह्वान करता हूं, आमंत्रण करता हूं कि वह सब लोग इस पूरे आंदोलन में शरीक हो, इसमें हिस्सा लें। मैं युवाओं से, स्पेशली कॉलेज के छात्रों से निवेदन करता हूं पर मौजूद हैं और साफ किया अरविंद केजरीवाल ने। बड़ी जो खबर इस वक्त की वो यही कि अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि चुनाव लड़ेगी टीमन्ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेसी होंगे, अभी तक कांग्रेस के अंदर थे। अगर आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस इस देश को भविष्य दे सकती है तो बहुत अच्छी बात है, आप कांग्रेस में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब कांग्रेस के अंदर घुटन होने लगी है, जी मचलता है, कांग्रेस देश को भविष्य नहीं दे सकती, तो कांग्रेस को छोड़कर इन देशभक्तों की टोली में शामिल हो जाइए। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा के अंदर होंगे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को भविष्य दे सकती है तो आप भाजपा के अंदर रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाजपा देश को भविष्य नहीं दे सकती, घुटन होती है भाजपा के अंदर, सपा के अंदर, बसपा के अंदर, डीएमके के अंदर, एडीएमके के अंदर, तो अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर इस देशभक्ति के आंदोलन के अंदर शरीक हो जाइए। एक प्रश्न है हमारे सामने, एक प्रश्न उठता है, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, एक प्रश्न उठता है कि हम चुनाव लड़ेंगे कैसे? पैसा तो है नहीं, हम लोग तो फक्कड़ हैं एकदम। कहां से आएगा ये पैसा? इन लोगों के जनता से आएगा। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, जब तक जनता साथ है। जनता घर घर जाएगी, जनता घर घर जाकर प्रचार करेगी। इन लोगों के पास तो बहुत पैसा है। 2 लाख करोड़ तो इन्होंने 2G में कमाया था, 2 लाख करोड़ इन्होंने कोयला घोटाले में कमाया था, 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ में, 4,70,000 करोड़ तो यही हो गया।
अभी और पता नहीं कितना है। ये लोग तो एक एक वोट के लिए 25-25 हजार रुपए भी दे देंगे। लेकिन साथियों, आज हमारे देश की जो राजनीति हो गई है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तो हम लोग राजनीति में जा रहे हैं। इसी को तो तोड़ना है। अगर हम लोग भी पैसे की राजनीति करने लगे तो फिर क्या फायदा। इस बार हमें चुनाव बिना पैसे के लड़के दिखाना पड़ेगा। चुनाव पैसे के बल पे नहीं होना चाहिए, चुनाव जनता के बल पे होना चाहिए। जनता साथ है तो चुनाव में आएंगे, जनता साथ नहीं है तो घर बैठो। इसी को तो हमें बदलना है। पूरे देश को इन्होंने वोट बैंक बना के रख दिया है। हर आदमी इनके लिए वोट बैंक है। इस राजनीति का हमारा मकसद है कि इस हर इंसान को अब इंसान बनाया जाए और वोट बैंक ना रहने दिया जाए। अब इसको साथियों, बहुत लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता इस देश में। मैं कहता हूं अब तो होके रहेगा। भविष्य भारत का है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3 साल के अंदर भारत बदलेगा। अगले 3 साल के अंदर भारत भ्रष्टाचार मुक्त होकर रहेगा। अंत में मैं दुष्यंत कुमार की कविता बहुत बार सुनाता हूं और आज आखिरी दिन है। मैं दुष्यंत कुमार की कविता फिर से सुनाना चाहूंगा, लेकिन जैसा मैं कहता हूं, मैं गाता अच्छा नहीं हूं। मैं एक एक लाइन बोलूंगा। मेरी शर्त है आप पूरे जोश के साथ जोर से मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे मेरे पीछे पीछे। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस पंक्ति का मतलब है कि हमारे देश की पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो पर्वत जितनी बड़ी हो गई है। लेकिन आप जितनी आवाज के साथ बोल रहे हैं वो पहाड़ नहीं टूटने वाला। जोश के साथ गाना पड़ेगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए,